नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। सबसे पहले हम बात महापर्व छठ के इस बुलेटिन में करते हैं। आज उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ महापर्व का समापन हो रहा है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व का आज आखिरी दिन है और आज सुबह से ही देश भर से छठ पूजा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीर है। दिल्ली से लेकर पटना और मुंबई तक छठ की छटा बिखरी हुई नजर आ रही है। सुबह से ही नदियों, तालाबों और घाटों पर व्रतियों की भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सूर्य की उपासना का महापर्व छठ आज चौथा दिन है। आज समापन का दिन है। कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया था और अब आज समापन वाले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और देखिए, तमाम रिचुअल्स जो हैं, सेरेमनीज जो हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। श्रद्धालु सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सुबह से ही उमड़े हुए हैं। छठी मैया के पर्व में सूर्य को अर्घ्य देने का खास महत्व है। छठी मैया सबकी मनोकामना पूरी करें। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिल्ली से अमित गौतम इस समय मौजूद हैं। अमित, आप कहाँ मौजूद हैं और अभी फिलहाल आसपास क्या माहौल है? उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तमाम व्रतियों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी। देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो छठ पूजा का महापर्व है उस पर लोग श्रद्धाओं की भावना और देख सकते हैं पानी में लेके जो छठ रह रहे हैं, यानी कि जो को व्रत रह रहे हैं छठ पूजा को लेकर। देखिए कि सूर्य देव का इंतजार कर रहे हैं वो लगातार, और अपनी मनोकामनाओं को मन में रखते हुए और जो विधि है छठ पूजा की जिस तरीके से मनाने की, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सूर्य उदय का इंतजार कर रहे हैं। और अभी सूर्य उदय नहीं चढ़े हैं, हालांकि भगवान भी परीक्षा लेता अपने भक्तों के। जिस तरीके से भक्त पूजा कर रहे हैं तो अभी सूर्य देव का सूर्य उदय नहीं हुआ है, लेकिन सुबह करीब रात के 3 बजे से ये इस तरह सूर्य देव का इंतजार कर रहे हैं और अपने मनोकामना आप देख सकते हैं किस तरीके से पुरुष, महिलाएं, सभी लोग अपनी छठ रखा है, अपनी मनोकामना रखी है। और ये भी बात है इस त्यौहार के अंदर कि परिवार में एक ही लोग छठ रह सकते हैं ये जो है, और बाकी के लोग इनकी सेवा करते हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली के ITO में किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ है, काफ़ी तादाद में पूर्वांचल के जो लोग हैं वो मना रहे हैं। हालांकि ये पूर्वांचल का बहुत पावन पर्व, इसको महापर्व भी कहा जाता है, इसको इतना बड़ा ये त्यौहार है। और सिर्फ सूर्य उदय का इंतजार है, सूर्य देव का इंतजार है कि वो आएंगे, अपनी जो फिर उसकी जो विधि है इस पूजा करने की, और ये पूरा करेंगे श्रद्धालु। बिल्कुल, इसे उषा अर्घ भी कहा जाता है। देखिए, इसका एक खास मुहूर्त भी होता है अमित, और अब आप बता ही रहे हैं कि लगातार इंतजार वहां कर रहे हैं तमाम व्रती जुड़ी हुई। वहां पर भीड़ है व्रतियों की, घाटों पर, नदी किनारे, और उनके साथ ही जो घर परिवार वाले हैं वो लोग भी वहां मौजूद हैं। संतान की लंबी उम्र के लिए, पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ये 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। बहुत कठिन ये व्रत होता है। कहते हैं सूर्य भगवान हर मनोकामना को पूरा करते हैं। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए ये निर्जला व्रत रखा जाता है। अमित, आपके आसपास व्रती होंगी, आपके आसपास उनके घर वाले होंगे। बहुत कठिन ये व्रत होता है। इनसे ज़रा बात कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। हाँ बिल्कुल, मेरे पास हैं, और आप जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं। आप मुझे बताइए मैम कि महापर्व है, इस पर आपने तो दिख नहीं रहा, आपने रखा है, लेकिन हाँ आपके जो माता जी हैं, सासू माँ हैं, वो पर्व कर रही हैं, छठ को रख रही हैं। ये विधि कितने लोग रखते हैं घर में, क्या है पूरी तरीके से विधि समझाइए। क्या है ना कि हम लोग बड़ों को सम्मान करते हैं, इसलिए ये पर्व जो है ईश्वर का भी सम्मान हुआ, और हमारे बड़े भी हमारे लिए ईश्वर ही है। तो घर में कोई एक ही करता है, ये हर कोई नहीं कर सकता। बाकी सारे लोगों का जो अर्घ होता है और वो सब बड़े लोग ही करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से इस पर विधि क्या होती है, जिससे बताते हैं कि 54 तरीके के भोज, पकवान, व्यंजन होते हैं, उसको सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। और शुरू से कितने 4 दिन का रहता है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन क्या क्या होता है, और आखिरी में क्या, पूरी इस विधि को आप मुझे समझाइए। पहले दिन नहा खा होते, 4 दिन का ये पूरा पर्व होता है। ये 4 दिन का पूरा बोल रहा मत लगाओ, तबीयत खराब रहता है, अब मत डुबकी मत लगाओ। तो हम दोनों हाथ ऐसे करके डुबकी लगा रहे थे बिना नाक जाते हुए। मेरा पति बोल रहे हैं, डट रहे थे
हम उसको हाथ ऐसे ही दिए कि नहीं आप मत हमको डांटिए। छठी मैया की कृपा है, उनका कृपा है, वो हमारा तो ध्यान वो रखने वाली है छठी मैया। आपके मेरा ध्यान रखते हैं, आप ध्यान छोड़ दीजिए मेरा। बहुत बेस्ट पूजा गया है बाबू मेरा। हमारा 6 महीना से तबीयत खराब है, दवा बिना एक दिन नहीं चलते हैं, खांसी हो गया है और कोई चीज नहीं। टाइम में हम लोग भगवान को, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ देखिए किस तरीके से लोग मनाते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से इस पावन पर्व को श्रद्धालुओं द्वारा मनाया जाता है। अब इस तस्वीर पे भी देख सकते हैं किस तरीके से विधि रखी है सूर्य देव के अर्पित करने के लिए। और ये जो उनके पकवान, जो भी इनके प्रसाद है, वो सूर्य देव जब उदय होगा तो वो सूर्य देव के दर्शन करेंगे, अपनी मनोकामना रखेंगे और उसके बाद इस प्रसाद को बांटेंगे। बिल्कुल। तो देखिए शादी के बाद मांग में सिंदूर भरने को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और छठ पूजा आज समापन का दिन है। हम देख रहे हैं महिलाओं ने अपने नाक से लेकर मांग तक लंबा सिंदूर भरा हुआ है। देखिए संतान के अलावा छठ का व्रत जो है वो पति की लंबी आयु की कामना के लिए भी रखा जाता है। और हमने प्रार्थना की है आने वाला वर्ष हमारे लिए बहुत अच्छा बीते और हमारे परिवार के लिए सुखमय हो और सारे संसार के लिए भी सुखमय हो। ये पूजा खत्म हो गई, पूरा कैसा रहा पूरा सफर ये 4 दिनों का? बहुत अच्छा सफर रहा, नहाए खाए से लेके खरना से लेके ये अर्घ तक हमारा सफर बहुत अच्छा रहा। तो आप सुन रहे थे, व्रती को सुन रहे थे, वो कह रही हैं कि मैंने भगवान सूर्य से प्रार्थना की है, मैंने छठी मैया से प्रार्थना की है कि घर परिवार के लिए आने वाला साल बहुत अच्छा रहे, सुख समृद्धि की कामना सब कर रहे हैं, संसार में सबको सुख समृद्धि मिले। और वैसे भी हमने देखा हम किस तरह अभी मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकले हैं। मतलब मैं अगर अपनी बात को और दुरुस्त तरीके से रखूं तो अभी हम पूरे तरीके से महामारी से बाहर नहीं निकल पाए हैं, अभी भी कोरोना बना हुआ है। लेकिन भगवान सूर्य देव से, छठी मैया से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हम इन मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलें। और जगह जगह हम आपको अलग अलग घाटों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। आज चौथा दिन है महापर्व छठ का और चौथे दिन आज समापन का दिन, उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और यही आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, गाना बजाने का दौर सुबह से ही शुरू हो जाता है अलग अलग घाटों पर। इस पर्व का महत्व बहुत है। ये देखिए प्रसाद बांट रही हैं, जहाँ जहाँ पर सूर्य को अर्घ दे दिया गया है वहाँ पर व्रती जिन्होंने 36 घंटे का ये निर्जला व्रत रखा, वो अपने हाथ से सबको प्रसाद बांट रहे हैं। आज आस्था के पर्व छठ का आखिरी दिन है। और देश के जिस जिस राज्य में जिस जिस घाट पर भी ये उगते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, वहाँ से हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ मौजूद हैं। उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए अलग अलग नदियों के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ तस्वीरों में आपके सामने है। उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद घर में बहुत से पकवान बनते हैं, उन्हें ग्रहण किया जाता है और वो बहुत हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया भी जाता है। तो सूर्य की आराधना और मनोकामना कि सबके घर में सुख समृद्धि का वास हो। चार दिन से ये व्रत चल रहा है। नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और अब आज समापन का दिन है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का हम रुख कर लेते हैं। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के गवाह केपी गोसावी से आज मुंबई पुलिस की एसआईटी पूछताछ कर सकती है। ये अहम किरदार है इस पूरे मामले में। देखिए, मुंबई पुलिस केपी गोसावी से जेल जाकर पूछताछ करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेगी। वहीं मुंबई पुलिस की एसआईटी आज शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को भी बुला सकती है। पूजा ददलानी का सबसे पहले नाम अगर कहीं आया था तो वो आया था प्रभाकर साइल के एफिडेविट में। प्रभाकर साइल कौन? केपी गोसावी का बॉडी
बॉडीगार्ड। क्योंकि देखिए पूजा ददलानी ने अब तक अपना बयान दर्ज नहीं कराया है। इससे पहले भी उन्हें तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने तबीयत ठीक ना होने का हवाला दिया और समय मांगा मुंबई एसआईटी से। और अब आज पूछताछ में मौजूद रह पाएंगी नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इनका बयान दर्ज होना है। एसआईटी ने 3 बार इससे पहले भी बयान दर्ज करने के लिए इन्हें बुलाया, लेकिन सेहत का हवाला इन्होंने दिया, वो हाजिर नहीं हो पाई। इसके साथ ही आज एनसीबी ड्रग्स केस में अहम गवाह प्रभाकर साइल से भी पूछताछ कर सकती है। ये प्रभाकर साइल से तीसरी बार पूछताछ होगी। इससे पहले सोमवार और मंगलवार को भी एनसीबी की टीम प्रभाकर से पूछताछ कर चुकी है। 8 नवंबर को 10 घंटे पूछताछ हुई थी, फिर अगले दिन 11 घंटे इससे पूछताछ हुई। अब आज 11 तारीख को फिर से सवाल जवाब का दौर होना है। वहीं हरियाणा के सोनीपत में महिला रेसलर और उसके भाई की हत्या का मामला सामने आया है। यहां के हलालपुर गांव में कुश्ती अकादमी चला रहे पवन नाम के कोच पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गांव की रहने वाली रेसलर निशा, उसके भाई सूरज और उसकी मां पर ताबड़तोड़ गोलियों से वार कर दिया। वारदात में निशा और उसके भाई सूरज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा है। वारदात के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने अकादमी में जमकर तोड़फोड़ की है और अकादमी को आग के हवाले कर दिया। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जानकारी ये भी है कि निशा अकादमी में कुश्ती की प्रैक्टिस करती थी। सूत्रों से खबर ये भी है कि अकादमी का कोच पवन निशा के साथ छेड़छाड़ करता था। वारदात वाले दिन निशा प्रैक्टिस के लिए अकादमी में थी। उस वक्त पवन ने निशा के घर फोन किया। निशा की तबीयत का हवाला देते हुए निशा की मां और भाई को बुलाया। अकादमी पहुंचने पर निशा के भाई और मां की पवन के साथ कहासुनी हो गई, जिससे गुस्से में आए पवन ने दोनों बहन भाई पर गोली चला दी। एक रिपोर्ट आप देखिए। ये कुश्ती की नेशनल खिलाड़ी निशा यादव की तस्वीर है। करीब 20 साल की इस होनहार पहलवान की कुश्ती अकादमी में हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप कोच और उसके साथियों पर लग रहा है। सोनीपत के गांव हलालपुर की इसी कोचिंग में पहले निशा और फिर बाद में उसके भाई और मां को गोली मार दी गई। जैसे वो सुबह यहाँ प्रैक्टिस करने आई तो उसकी यहाँ पर पवन ने और हमारे गाँव वाले सचिन ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। निशा के भाई की भी मौत हो गई है, जबकि उसकी मां की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना से पूरा परिवार सदमे में है। कोई ऐसी आपसी रंजिश, कोई दुश्मनी वगैरह थी क्या? जी, रंजिश का तो कोई था ही नहीं, उनका घर तक आना जाना था। वारदात के बाद गांव के लोग बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने अकादमी में तोड़फोड़ की। लोग इस कदर आग बबूला हो गए कि उन्होंने कुश्ती अकादमी को आग के हवाले कर दिया। जो कुश्ती एकेडमी है इसको आग के हवाले कर दिया और अंदर देखिए कि पूरा सामान जो है वो जो भी था उसको जलाकर राख कर दिया गया। ये देखिए कि क्योंकि जो जिस तरह से वो हमला उनके ऊपर हुआ निशा दहिया और उसके भाई सूरज के ऊपर, उसकी मां के ऊपर, उसके बाद जो ग्रामीण थे वो गुस्साए पहुंचे यहाँ पर और पूरे तरीके से इसे जला करके आग के हवाले कर दिया है। वहीं मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि देखिए जो पूरा जो बड़ा कैंपस है, इस कैंपस को भी पूरे तरीके से तोड़ फोड़ दिया गया ग्रामीणों के द्वारा, क्योंकि ग्रामीणों का इतना ज़्यादा गुस्सा था कि ग्रामीणों का कहना है कि वो किसी भी तरीके से उसके ऊपर जो है जिस तरीके का उसने हमला किया है उसको लेकर के वो पुलिस और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन ये देखिए यही वो ग्राउंड है और यही वो जगह है जहां पर निशा दहिया के ऊपर हमला किया गया। पुलिस कह रही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 4 टीम्स लगी हुई हैं और मुझे उम्मीद है हम जल्दी ही कल्प्रिट्स को पकड़ लेंगे। प्राथमिक जांच में क्या मिला कि क्यों हत्या की गई? देखिए, जब तक हमें फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं आ जाती तब तक मैं कहने की पोजीशन में नहीं हूं कि हत्या का कारण क्या था। वहीं जैसे ही कुश्ती खिलाड़ी निशा की मौत की खबर सामने आई तो कई जगह खबर चल गई कि पहलवान निशा दहिया और उनके भाई की मौत हो गई है। निशा दहिया ने हाल ही में अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नाम की वजह से हो रही गफलत को दूर करने के लिए निशा दहिया को वीडियो बयान जारी करना पड़ा। हेलो, मेरा नाम निशा है और मैं सीनियर नेशनल खेलने आई हूँ गोंडा में और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये फेक न्यूज़ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोनीपत के गांव में रेसलर की मौत के बाद आरोपी अकादमी में लगा सीसीटीवी कैमरे तक निकाल लिए गए। अब आरोपियों के पकड़े जाने पर ही पूरी कहानी सामने आएगी। सोनीपत से प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज 20 करोड़ के वसूली मामले में परमवीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। परमवीर सिंह के खिलाफ तीसरा गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, जिनके वर्तमान ठिकाने का पिछले कई महीनों से पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा
सिंह के खिलाफ मुंबई के गोरेगांव और ठाणे में जबरन वसूली की शिकायत दर्ज होने के बाद पिछले कुछ हफ्तों में जारी 2 और गैर जमानती वारंट का भी सामना करना पड़ रहा है। परमबीर के खिलाफ तीसरा गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। 20 करोड़ के वसूली केस में यह गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। मुंबई की एक अदालत ने इस वारंट को जारी किया है। परमबीर कहां है, किसी को नहीं पता है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड अटैक किया। जानकारी यह है कि हमले में एक आम नागरिक और एक पुलिसकर्मी जख्मी हुआ है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध आतंकियों ने सीआरपीएफ की 161 बटालियन कैंप के पास ग्रेनेड फेंका, जिसमें पुलिसकर्मी और आम नागरिक जख्मी हो गए। बीते कुछ समय से कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है। आम लोगों पर हमले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और इसी कड़ी में देखिए एक और आतंकी हमला। श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया गया है। 161 बटालियन कैंप है सीआरपीएफ का, जहां पर ग्रेनेड फेंका गया। एक आम नागरिक बताया जा रहा है और एक पुलिसकर्मी बताया जा रहे हैं जो जख्मी हो गए हैं। सुरक्षा बलों का अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। उस पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आज मेरठ पहुंचेंगे। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी और खेल मंत्री यहां टोक्यो पैरालंपिक 2020 के 19 पदक विजेताओं को सम्मानित करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के 75 जिलों के 2000 से ज्यादा दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। सीएम यहां एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मेरठ का दौरा कर रहे हैं आज योगी आदित्यनाथ। पैरालंपिक 2020 के पदक विजेताओं का सम्मान करना है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचने के लिए 1 जनवरी 2022 से आपका पसंदीदा चैनल टाइम्स नाउ नवभारत एसडी पर भी उपलब्ध होगा। कल टाइम्स नाउ नवभारत के मंच पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मंच से टाइम्स नाउ नवभारत एसडी की शुरुआत की। 1 जनवरी 2022 से टाइम्स नाउ नवभारत एसडी की शुरुआत होगी। इस मौके पर गृह मंत्री ने टाइम्स नेटवर्क को बधाई दी है और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। अभी आपका अपना चैनल टाइम्स नाउ नवभारत एचडी पर है और 1 जनवरी से एसडी पर होगा। तारीख नोट कर लीजिए, 1 जनवरी 2022। गिनती के दिन बाकी। नए साल पर आपको सबसे बड़ा तोहफा मिलने वाला है। आपका चैनल टाइम्स नाउ नवभारत एसडी में आने वाला है। दिल्ली में इसका ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टाइम्स नाउ समिट में किया। आज नई शुरुआत करिए, इसलिए पूरे टाइम्स नाउ ग्रुप को, नाविका जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से टाइम्स ग्रुप पत्रकारिता में इसका एक इतिहास है, इसमें भी आगे बढ़े, ऐसी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी। मैं जानती हूँ कैबिनेट मीटिंग है और इसमें देर नहीं हो सकती, आपको जाना है जल्दी, लेकिन आप अपने इतने ज़्यादा बिजी कार्यक्रम से इतने समय को हमारे साथ यहाँ आकर हमें एक तरह से प्रोत्साहन देने के लिए कि हम हिंदी के फील्ड में आ रहे हैं और बड़ी तरीके से लोगों तक हम भारत की बात ले जा रहे हैं और भारत को बदलने की और नव भारत बनाने की बात कर रहे हैं। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत एचडी का एक नया अवतार। टाइम्स नाउ नव भारत गर्व से प्रस्तुत करता है टाइम्स नाउ नव भारत एसडी। अभी तक टाइम्स नाउ नव भारत को आप दर्शकों का जितना भरोसा मिला, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी, जिसे समेटकर अब हम देश के घर घर में आप तक पहुंचने वाले हैं। अगस्त 2021 भारत के मीडिया जगत में गूंजा एक नारा, अब बदलेगा भारत, बनेगा नव भारत। यही हुंकार थी टाइम्स नाउ नव भारत की। 1 अगस्त 2021 टाइम्स नाउ नव भारत एचडी लॉन्च हुआ। इसी साल 1 अगस्त को टाइम्स नेटवर्क का हिंदी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नव भारत एचडी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुआ। सिर्फ 3 महीने में कई ऐसे खुलासे हमने किए
जिसका प्रभाव देशव्यापी रहा। हमारे एक से बढ़कर एक शो आप दर्शकों को पसंद आ रहे हैं। आशीर्वाद के तौर पर आपका फीडबैक हर दिन मिल रहा है। आगे हम बहुत कुछ और लेकर आ रहे हैं। अंग्रेजी में नंबर 1 रहने के बाद अभी हम हिंदी में आए हैं। अगस्त में हमने टाइम्स नाउ नवभारत HD चैनल लॉन्च किए हैं। अभी उसके बाद ET नाउ स्वदेश भी आया था अक्टूबर में। दोनों चैनल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और अभी हम जनवरी में हिंदी चैनल को HD में ला रहे हैं, जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा भारतवासियों को ये चैनल हम पहुंचाने की हमारा संकल्प है। वो दर्शक जिन्हें ये समझने में उलझन हो रही है कि HD और SD तकनीक होती क्या है, इसमें फर्क क्या है, उन्हें हम मोटे तौर पर ये अंतर ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। HD यानी हाई डेफिनेशन और SD यानी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। HD की पहुंच सीमित दर्शकों तक है, वहीं SD घर घर तक पहुंचता है। 1 अगस्त 2021 टाइम्स नाउ नवभारत HD लॉन्च हुआ। हमारी तैयारी पूरी है, आप तैयार रहें, अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें। अब बदलेगा भारत, बनेगा नव भारत। टाइम्स नाउ नव भारत गर्व से प्रस्तुत करता है टाइम्स नाउ नव भारत SD। अब बदलेगा भारत, बनेगा नव भारत। एक छोटा सा ब्रेक, लौटें जल्द, आप रहिए हमारे साथ। और अब चलिए महज 1 मिनट में देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या लॉन्च होते ही विवादों में घिर गई है। इस किताब ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। सलमान खुर्शीद ने अपनी इस किताब में आज के हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISIS और बोको हराम से की है। इस किताब का विमोचन बुधवार को पूर्व गृह मंत्री P चिदम्बरम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने किया। दिलचस्प बात यह है कि अपनी किताब में सलमान खुर्शीद ने अपनी पार्टी कांग्रेस के उन नेताओं की भी आलोचना की है जो हिंदुत्व की राजनीति से प्रभावित नजर आते हैं। If they think that I've got it wrong, they should tell me why I've got it wrong. What is it so good about what they believe is Hindutva? वहीं अयोध्या पर आधारित किताब के विमोचन पर दिग्विजय सिंह भी विरोधियों पर वार करने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व शब्द का हिंदू धर्म और सनातनी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने बताया कि जब ईसाइयों के 150 साल के राज में हिंदू धर्म का कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब किस बात का खतरा है। आज कहा जाता कि हिंदू धर्म खतरे में है। अरे जनाब, 500 साल के मुगलों और मुसलमानों के राज में हिंदू धर्म को कुछ नहीं बिगड़ा, कोई खतरा नहीं हुआ। ईसाइयों के राज 150 साल के राज में हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब हिंदू धर्म को खतरा किस बात का है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज 20 करोड़ के वसूली मामले में परमबीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। मरीन ड्राइव पुलिस ने 22 जुलाई को परमबीर सिंह और 5 पुलिस अधिकारियों समेत 7 लोगों के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज किया था। महाराष्ट्र पुलिस ने परमबीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग करते हुए कहा था कि उन्होंने पुलिस की छवि खराब की है। परमबीर सिंह के खिलाफ ये तीसरा गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इससे पहले भी अदालतों ने मुंबई के गोरेगांव और पड़ोसी ठाणे जिले में रंगदारी के 2 बाकी मामलों में गैर जमानती वारंट जारी किए थे। परमबीर सिंह इस साल मई से लापता हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने उन्हें 9 अक्टूबर को वसूली मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के गवाह केपी गोसावी से आज मुंबई पुलिस की एसआईटी पूछताछ करेगी, जिसके लिए एसआईटी आज पुणे की एनडीपीएस कोर्ट जाएगी और किरण गोसावी से जेल जाकर पूछताछ करने की इजाजत लेगी। यही नहीं, मुंबई पुलिस की एसआईटी ने अपनी जांच को तेजी से आगे बढ़ाते हुए शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। पूजा डडलानी को तीसरी बार पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। इसके पहले वो अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पेश नहीं हुई थी।
वहीं आज एनसीबी ड्रग्स केस के अहम गवाह प्रभाकर सेल से भी सवाल जवाब किए जाएंगे। एनसीबी आज प्रभाकर सेल से पूछताछ करेगी। प्रभाकर सेल से आज तीसरी बार पूछताछ होगी। इससे पहले सोमवार और मंगलवार को भी एनसीबी की टीम उससे कई घंटे पूछताछ कर चुकी है। प्रभाकर किरण गोसावी का बॉडीगार्ड था और उसने वसूली कांड का खुलासा किया था। कोरोना वैक्सीन पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एक अहम बैठक करने वाले हैं। आज की बैठक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में 18 साल से ऊपर के लोगों का कोरोना टीकाकरण पूरा करने के लिए हर घर दस्तक अभियान शुरू किया है। इसी के मद्देनजर ये बैठक होने वाली है। मीटिंग सुबह 10 बजे वर्चुअली होगी। केंद्र सरकार इस बैठक में ये समीक्षा करेगी कि हर घर दस्तक अभियान की देश भर में क्या स्थिति है। सरकार ने वैक्सीनेशन मुहिम को पूरा करने के लिए हाल ही में घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन देने की मुहिम शुरू की थी, जिसका नाम हर घर दस्तक दिया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक भारत में 94 करोड़ वयस्क आबादी में से 79.2% ने कोरोना टीके की कम से कम एक खुराक ले ली है, जबकि 37% ने टीके की दोनों खुराक ली हैं। दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार आज से एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन की शुरुआत करेगी, जिसकी जानकारी खुद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी है। गोपाल राय के मुताबिक इस अभियान का मकसद खुले में कचरा जलाने की घटनाओं पर रोक लगाना है। 10 विभागों की 550 टीमों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही गोपाल राय ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें खुले में जलने की कोई घटना दिखाई देती है तो वो ग्रीन दिल्ली ऐप पर इसकी शिकायत करेंगे। दिल्ली सरकार के मुताबिक ये अभियान का पहला चरण होगा। इसके बाद 12 दिसंबर से दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के मामलों से दिल्ली के प्रदूषण में हिस्सेदारी रविवार को बढ़कर 48% तक हो गई। और अब बात करेंगे आपके अपने राज्य की। हरियाणा के सोनीपत में कुश्ती खिलाड़ी और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि खिलाड़ी की मां गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वारदात को अंजाम देने का आरोप इलाके में कुश्ती एकेडमी चला रहे पवन नाम के शख्स पर लगा है। इस वारदात के बाद इलाके के लोगों ने एकेडमी में जमकर तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक निशा एकेडमी में कुश्ती की प्रैक्टिस करती थी। आरोप है कि पवन उसके साथ छेड़छाड़ करता था और घटना वाले दिन इसी बात पर दोनों गुटों में कुछ कहासुनी हुई थी। वारदात के बाद से आरोपी पवन और उसके साथी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए कई टीमें बना दी गई हैं। दूसरी तरफ एक जैसा नाम होने की वजह से इस केस में शुरुआत में गलतफहमी भी पैदा हो गई थी। शुरुआत में ये खबरें आई कि नेशनल कुश्ती खिलाड़ी निशा दहिया और उनके भाई की हत्या हुई है, जिसके बाद निशा दहिया ने एक वीडियो जारी कर इस खबर को गलत करार दिया। हेलो, मेरा नाम निशा है और मैं सीनियर नेशनल खेलने आई हूँ गोंडा में और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये फेक न्यूज़ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी मेरठ में पैरालंपिक 2020 के 19 विजेताओं का सम्मान करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल होंगे। ये प्रोग्राम सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में होगा, जिसमें राज्य के 2000 से ज्यादा दिव्यांग खिलाड़ी भी शामिल होंगे। जिन टोक्यो पैरालंपिक विजेताओं का आज सम्मान होगा, उनका स्कूली बच्चे बैंड और पुष्प वर्षा के साथ जोरदार स्वागत करेंगे। सीएम यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे मेरठ पहुंचेंगे। इसके आधे घंटे बाद वो खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। दोपहर 1 बजे ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 17 किलो की ड्रग्स की खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बरामद ड्रग्स की कीमत 86 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। माना जा रहा है कि ड्रग्स समुद्र के रास्ते राज्य में लाई गई थी। जिस आरोपी को पुलिस ने ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है वो महाराष्ट्र का रहने वाला है। पुलिस अब उससे ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो इस ड्रग्स की सप्लाई आखिर किसे करना चाहता था। पिछले कुछ दिनों में गुजरात में करीब 66 किलो से ज्यादा ड्रग्स पकड़ा जा चुका है। पुलिस अधीक्षक देवभूमि द्वारका ने बताया कि इससे पहले बदीनार के पास एक आरोपी को पकड़कर उससे करीब 15 किलो नशीला पदार्थ बरामद किया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में हुए हादसे के 36 घंटे बाद 8 और बच्चों की मौत हो गई। हादसे वाले दिन यानी सोमवार को अस्पताल में जिस दिन आग लगी थी, उस दिन उसमें झुलसकर 4 बच्चों की जान चली गई और बाकी 36 बच्चे जिन्हें उस दिन चिल्ड्रन वार्ड से रेस्क्यू किया गया था, अब उनमें से 8 और बच्चों ने दम तोड़ दिया। वहीं इस मामले में राज्य सरकार ने गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला, हमीदी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र दवे और कमला नेहरू अस्पताल के निदेशक डॉक्टर के दुबे को उनके पदों से हटा दिया है। दूसरी तरफ इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और राज्य के मुख्य सचिव को मंगलवार को नोटिस जारी कर 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा है।
कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की नई किताब को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बुधवार को लॉन्च हुई खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन ओवर टाइम्स में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से की गई है। ये विवाद बढ़ता भी जा रहा है, लगातार सवाल उठ रहे हैं और इस लॉन्चिंग के दरमियान चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स आने के साथ ही एक विवाद भी सामने आ गया है। किताब के चैप्टर द सैफरन स्काई की उस बात पर नाराजगी जताई जा रही है जिसमें खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से कर दी है। इस पेज को बीजेपी के आईटी हेड अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया है। इसमें खुर्शीद ने लिखा है कि मौजूदा दौर में हिंदुत्व का राजनीतिक रूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है। ये आईएसआईएस और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामिक संगठनों जैसा है। इस सवाल के जवाब में सलमान खुर्शीद का कहना है कि सवाल उठाने वाले कुछ लाइनें नहीं, पूरी किताब पढ़ें। पहले वो पूरी किताब में बताएं ना, वो ये कहें कि पूरी किताब में 300 पेजेस हैं जिसका हम समर्थन करते हैं और एक पेज है या एक सफ़ा है जिसका हम समर्थन नहीं करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। कुछ लोगों की भावनाएं आहत होने के सवाल पर भी खुर्शीद का जवाब बिल्कुल सीधा है। The BJP and the RSS in a way is also saying that you have hurt Hindu sentiments by saying that. How would you respond to them? They are hurting my sentiments. How do they respond to that? दिल्ली में खुर्शीद की बुक रिलीज पर बात सेकुलरिज्म, बहुसंख्यकवाद से लेकर अयोध्या जमीन विवाद के फैसले पर हुई। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी अपनी बात रखी, लेकिन चिदम्बरम ने अयोध्या के फैसले पर एक तरह से सवाल ही उठा दिया। Because both sides have accepted it, it has become a right judgment. Not the other way around. It's not a right judgment which both sides have accepted. Because both sides have accepted it, it has become a right judgment. Everyone who was accused, something like 300 people who were accused, were acquitted. So like no one killed Jessica, nobody demolished the Babri Masjid. अयोध्या के जरिए बात धर्म कट्टरता और उससे जुड़े पहलुओं पर होने लगी। बारी थी दिग्विजय सिंह की। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के नाम पर भ्रम फैलाया गया। हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सनातनी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है और ये मूल सनातनी परंपराओं और विचारधाराओं के ठीक विपरीत है। सावरकर जी को जिन्होंने कि हिंदुत्व को, हिंदू आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने हिंदुत्व का शब्द वे लाए और उसके कारण लोगों में भ्रम फैल गया। चुनावी राजनीति में सॉफ्ट हिंदुत्व के इस्तेमाल से लेकर सेकुलरिज्म पर बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस के अंदर एक कश्मकश भी है, क्योंकि इससे उसे चुनाव में नुकसान का खतरा बना रहता है। बुक रिलीज के दौरान मंच पर बैठे कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम की जुबान से ये बात निकल ही गई। सेकुलरिज्म क्या है? क्या हिंदुओं को क्रिटिसाइज करना सेकुलरिज्म है? ये तो गलत है। सेकुलरिज्म है सब धर्मों का सम्मान करना। सलमान खुर्शीद ने किताब के जरिए अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने से लेकर जमीन विवाद का फैसला आने तक की घटनाओं पर अपना नजरिया रखा है। लेकिन बुक लॉन्च होने के साथ कई विवाद भी लॉन्च हो गए हैं, क्योंकि उनके गृह प्रदेश यूपी में चुनाव होने हैं। ऐसे में ये विवाद जल्द थमने और ठंडे नहीं होने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। यूपी चुनाव देखिए बहुत नजदीक है और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां और दौरे कर रहे हैं। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास योगी आदित्यनाथ द्वारा हो रहा है। इसी कड़ी में एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे। यहां मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी योगी आदित्यनाथ ने दिखाई। इसके बाद वो जीका वायरस के पीड़ितों के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, हालात का जायजा लिया, संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ लगातार यूपी के शहरों का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में इन दौरों के मायने क्या हैं? जाहिर सी बात है, चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में ये दौरे योगी का चुनाव रथ हैं। देखिए कैसी है योगी की तैयारी। यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियों की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में आज योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे। कानपुर पहुंचने के बाद सीएम योगी सबसे पहले कानपुर के गुरुदेव चौराहे पर बने मेट्रो डिपो गए। यहां उन्होंने मेट्रो के ट्रायल रन की तैयारियां देखी और फिर ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। मार्च 2020 में कोरोना महामारी के कारण पूरा देश और पूरी दुनिया बुरी तरह प्रभावित हुई। अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। इस सब के बावजूद तय समय सीमा से पहले आईआईटी कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर के फर्स्ट फेज के इस कार्य को पूरा करने और तय समय सीमा के पहले ट्रायल रन के लिए मैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को हृदय से बधाई देता हूं। कानपुर वासियों को मैं अग्रिम बधाई देता हूं कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर कानपुर वासियों को मेट्रो की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ के कानपुर पहुंचने के मायने मेट्रो ट्रायल के उद्घाटन से काफी ज्यादा है। इसके मायने काफी बड़े हैं। चंद महीनों में चुनाव है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ अपनी विजय रथ लेकर निकले हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप योगी की हाल फिलहाल की रैलियों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। 5 नवंबर को आजमगढ़, 6 नवंबर इटावा और औरैया, 8 नवंबर कैराना और रामपुर, 9 नवंबर शाहजहांपुर, लखनऊ और बदायूं। चुनाव में वक्त कम बचा है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ कम वक्त में ही अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए यूपी की जनता को सौगात पर सौगात दे रहे हैं। 5 नवंबर को आजमगढ़ में उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जल्द लोकार्पण का ऐलान कर दिया। 6 नवंबर को इटावा में 450 करोड़ की 48 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 6 नवंबर को औरैया में 280 करोड़ की लागत से बने राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। 109 करोड़ की लागत की 12 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 7 नवंबर को लखनऊ में 1100 करोड़ की धनराशि स्कूली बच्चों के अभिभावकों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी। 8 नवंबर को शामली में 426 करोड़ की लागत की 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 8 नवंबर को ही रामपुर में 64 करोड़ की लागत से 20 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 9 नवंबर को शाहजहांपुर के जलालाबाद में 269 करोड़ की 131 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 9 नवंबर को ही शाहजहांपुर के खिरनीबाग में 226 करोड़ की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बीजेपी इस बार यूपी में 300 पार का नारा लेकर निकली और इसी नारे को साकार करने के लिए योगी आदित्यनाथ का विजय रथ निकल चुका है। अब ये विजय रथ चुनाव परिणाम पर कितना असर डालेगा, ये वक्त ही बताएगा। कानपुर से आदर्श सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।